दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत 1 व 2 सितंबर का करंट जीके। 1 सितंबर से महत्वपूर्ण खबर। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को स्वर्गवास हो गया। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिमी बंगाल में बीरभूम जिले के मिराटी गांव में कामदा किंकर मुखर्जी, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके यहाँ जन्मे और इनकी माता का नाम राजलक्ष्मी था, जो प्रख्यात कलाकार रही हैं। प्रणब मुखर्जी को सन 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया और 2008 में उन्हें दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया जा चुका था। देखिए, दोनों के फोटो आपकी स्क्रीन पर है, भारत रत्न और पद्म विभूषण। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था और सन 2011 में सर्वश्रेष्ठ प्रशासक के रूप में सम्मानित हुए थे। अब जानते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के 5 दशक के बारे में। प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सांसद बने। देख लीजिए कि वे विभिन्न पदों पर रहते हुए, जो खास तौर पर परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, 1991 से 96 इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते थे। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वह काम कर रहा है और उसमें भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रणब मुखर्जी इनके अलावा वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि 2004 से 2012 के बीच इन 9 सालों में उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी तथा 2012 से 2017 तक की अवधि में देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में देश को अपनी सेवाएं दी। श्री प्रणब मुखर्जी ने करीब आधा दर्जन किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स सन 2014 में। प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा का नाम है द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996। यह 2016 में प्रकाशित हुई। प्रणब मुखर्जी द्वारा 1991 में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी को लेकर फार्मूला बनाया गया और उसे अमली जामा पहनाया। यह फार्मूला गाडगिल मुखर्जी के नाम से चर्चित है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन की साझेदारी को लेकर के निम्न में से कौन सा फार्मूला है, तो गाडगिल मुखर्जी। यह तस्वीर है जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ट्वीट की है। यह भारत की राजनीति का एक उजला पक्ष दर्शाती है कि भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी दोनों अलग अलग पार्टियों के होते हुए भी परस्पर कितना सम्मान और आत्मीयता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद जून 2018 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में बतौर वक्ता शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम नागपुर में हुआ था। तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है। यहाँ पर याद रखिए कि RSS का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है एवं मुखपत्र पांचजन्य है और वर्तमान में इनके सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाइना की हरकतों पर। चीन ने 75 दिन बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां से लगे पूर्वी लद्दाख में फिर से धोखेबाजी की। 29-30 अगस्त की रात को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 500 सैनिकों ने पूरी तैयारी से पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण छोर पर
एक पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। देखिए आपकी स्क्रीन में यह सारी घटनाक्रम जहां हुई वहां का मैप दिखाई दे रहा है। आईएएस जैसे एग्जाम में नक्शे आते हैं और उसमें पॉइंट दे रखे हैं, उसके आधार पर पहचानना होता है। तो इस तरह से मैप आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यह जो लाल लाइन जा रही है यह एलएसी है। और ठाकुंग याद रखिए, परीक्षा में कभी पूछे तो ठाकुंग यह वही जगह है जहां पर झड़प हुई थी। भारत की साइड में देखिए महत्वपूर्ण जगह चुशुल दे रखी है और फिंगर 4 और फिंगर 8 यह इलाके देखिए, और पेंगोंग झील भी इसमें स्पष्ट नजर आ रही है। एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जवानों ने पेंगोंग के दक्षिणी तट पर ब्लैक टॉप और थाकुंग हाइट्स के बीच टेबल टॉप नाम की चोटी पर कब्जा कर लिया, जबकि चीन सेना उन्नत सर्विलांस कैमरे और अन्य उपकरणों से लैस थी। इसके बाद भी हम जीते। चीन की इन हरकतों की वजह चीन की मानसिकता है। चीन अपने आप को हथेली मानता है और उसकी उंगलियों के रूप में लद्दाख, भूटान, तिब्बत, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश को मानता है। यही कारण है कि वह इन इलाकों पर अपना दावा जताता है। परीक्षा के लिहाज से जो इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम से रिलेटेड आप देखिए कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जहां पर चीन अपनी गड़बड़ी कर रहा है। आपको मैप में यह रेड अक्षर में अक्सई चीन नजर आ रहा है। यहां से देखिए ये जो रेड डॉट है भारत और चीन के बीच में तीर का निशान जा रहा है, यह उत्तराखंड का सीमावर्ती प्रदेश है। यहीं पर देखिए कि नेपाल और भूटान के बीच वाला यह हिस्सा है सिक्किम, जहां पर डोकलाम विवाद हुआ था। और ये भूटान के बाद वाला हिस्सा आप इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से चीन अपनी नापाक हरकतों में लगा हुआ है। इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत के सबसे सक्रिय गडरिया कौन माना जाते हैं? चांगपा। यह पश्मीना बकरी चराते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पश्मीना किसकी नस्ल है, तो बकरी की। इससे एक साल जो बनती है ना उसकी कीमत 1 लाख रुपए तक जाती है। पिछले 4 साल में चीन ने सिंधु नदी के किनारे के काकजंग क्षेत्र को भी इंच बाय इंच वाली पॉलिसी से अपने कब्जे में कर रखा है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ निर्वासित बलूच जो है वह सरकार बनाने के लिए जुटे हैं और वहाँ के नेता भारत में भी इस मामले में सक्रिय होने का अनुरोध कर रहे हैं। चीन अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, इससे बलूचिस्तान में बड़ा संकट पैदा होगा। आपको पता होना चाहिए कि गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान इन सब पर भारत अपना हक, अपनी जो अधिकृत बता रहा है और बहुत जल्दी अगर इस तरह की स्थितियां रही तो अखंड भारत का सपना साकार हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु अर्थव्यवस्था से है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भारत में जो लॉकडाउन था वह दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन माना जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा असर भी पड़ा है। जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 मार्च से 31 अप्रैल तक वाला, उसमें वित्त वर्ष की पहली तिमाही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो पहली तिमाही है 1 अप्रैल से 30 जून तक में। इसमें जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी वृद्धि दर 23.9% की भारी गिरावट आई इसमें। ये बात है कि इस पहली तिमाही में भारत की जीडीपी को सबसे बड़ा सहारा कृषि क्षेत्र से मिला है। केवल यही क्षेत्र है जिसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। खरीफ में बुआई का रकबा 7.4% बढ़ा है। यह दर्शा रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर लोग सफल हुए हैं। याद रखिए खरीफ मतलब बारिश में जो खेती की जाती है और उसको बारानी कृषि भी कहा जाता है। फिलहाल 2 करोड़ नौकरियां चली गई है और असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग घर बैठे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोशल मीडिया पर 2 विवादित ट्वीट करने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण को
सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जो पीठ थी इसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा ने की, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। निर्धारित अवधि तक जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर उन्हें 3 महीने की कैद और 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध की सजा काटनी होगी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट व इसके 4 जजों को लेकर 2 आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। तो एक अच्छे कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि जुडिशरी क्षेत्र की ये अभी की बड़ी घटना है, तो इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, उड्डयन मंत्रालय के 2018 के आदेश के अनुसार 250 ग्राम से अधिक वजनी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही सभी ड्रोन को यूनिक कोड मिलता है। रजिस्ट्रेशन उन्हीं ड्रोन का होगा जो DGCA से अप्रूव होंगे। वर्तमान में देश में 2 लाख से भी ज़्यादा ड्रोन हैं, जिनमें से 21,000 ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ड्रोन का फोटो आ रहा है, छोटे से ये होते हैं और आपने शादी वगैरह में देखा होगा। बाकी इनका जासूसी, मेडिकल, कई तरह के क्षेत्र में उपयोग होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में जोर दिया था कि भारत को खेल के खिलौने बनाने के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चन्नापट्टना यह कर्नाटक के रामानगरम जिले का शहर है। इसे भारत की टॉय सिटी यानी खिलौना नगरी का दर्जा प्राप्त है। यहाँ लकड़ी के खिलौने बनते हैं और टीपू सुल्तान के समय से ही इसे माना जाता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय लोगों को लकड़ी के खिलौने बनाना सिखाने के लिए पर्शिया से शिल्पकार बुलाए थे। याद रखिए, पर्शिया को बाद में फारस कहा गया और फारस को वर्तमान में आज ईरान कहा जाता है, तो वही पर्शिया आज का ईरान है। नेक्स्ट, अमेरिकी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है। हर एक व्यक्ति के मास्क का इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने से भारत में 1 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण से होने वाली 2 लाख से अधिक मौतों को कम किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह खरीदेगा। यह GVK समूह की हिस्सेदारी खरीदेगा। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस जियो। उन्होंने नए इंडिया का नया जोश नाम से जियो फाइबर प्लान लॉन्च किया है। इससे जुड़ने वाले नए ग्राहक को अनलिमिटेड डेटा के साथ 30 दिन तक सभी सेवाएं मुफ्त दी जाएगी। फ्री ट्रायल में अपलोड और डाउनलोड दोनों की स्पीड एक समान होगी, 150 Mbps। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। यह फैसला भी जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने दी है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में यह जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिसमें सोलर ऊर्जा का बड़ा रोल है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। यह पेड़ एक साल में 12 से 14 हजार यूनिट ग्रीन ऊर्जा यानी हरित ऊर्जा यानी प्रदूषण रहित ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो वातावरण में कार्बन के उत्सर्जन को भी रोकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं, उनसे संबंधित खबर है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन पर हेच एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी व्हाइट हाउस में स्वीकार की है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अब आपको पता होना चाहिए कि यह हेच एक्ट क्या है। हेच एक्ट का उद्देश्य संघीय कार्यक्रमों का निष्पक्ष संचालन और कार्यस्थल पर संघीय कार्मिकों को राजनीतिक दबाव से बचाना है।
यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर तो लागू नहीं होता है, लेकिन संघीय सरकार की कार्यकारिणी में शामिल अन्य सभी नागरिक कर्मचारियों पर लागू होता है। महिला सशक्तिकरण से एक और खबर, जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा आतंक से प्रभावित इलाका है श्रीनगर सेक्टर। वहाँ पर महिला आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज की ऑफिसर है चारू सिन्हा। उन्हें सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी नियुक्त किया गया है। वे 1996 के बैच की तेलंगाना कैडर की अधिकारी हैं। महिला सशक्तिकरण से ही एक और खबर है, हिमाचल प्रदेश की मनाली की एक छात्रा है जया सागर। उन्हें ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। वह जल्दी ही क्वांटम कंप्यूटिंग में पीएचडी करने वहां जाएगी। यह जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। अगला प्रश्न भी नारी शक्ति से ही है। तमिलनाडु में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरा लक्ष्मी को नियुक्ति मिली है। एम वीरा लक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। यहाँ ध्यान रखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी क्वेश्चन आने के चांस है कि 2022 का फुटबॉल का महाकुंभ फीफा 2022 यानी वर्ल्ड कप वह कतर में होने वाला है। तो कतर ने वहाँ के प्रवासी श्रमिकों को कुछ राहत दी है, उनकी न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि करी है। इससे कतर में जो 1 लाख राजस्थानी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। कतर ने कफाला कानून को खत्म कर दिया, इससे वहाँ नौकरी बदलने की भी आज़ादी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, कफाला रोजगार प्रणाली क्या है। इसके तहत श्रमिक अपनी नौकरी नहीं बदल पाते थे, इससे उनके पास रोजगार के अन्य विकल्प नहीं होते थे। अब यहाँ पर देखिए कि इसे खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर याद रखिए कि कतर में 6.5 लाख भारतीय काम करते हैं, जिनमें 1 लाख से भी ज़्यादा राजस्थान से हैं और उनमें भी 50,000 कर्मचारी शेखावाटी से हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, चुरू, झुंझुनू और सीकर ये 3 जिले शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं और शेखावाटी अपनी कलात्मक हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO उसने जो बताया है कि कतर ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया 1000 रियाल। यह रियाल भारतीय मुद्रा के अनुसार 20,000 रुपये होते हैं। न्यूनतम वेतन के तहत वहाँ के जो मालिक है, नियोक्ता, वह अपने श्रमिकों को रहने और खाने का भत्ता भी चुकाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि प्राकृतिक गैस यानी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है मीथेन। तो इस प्राकृतिक गैस की वजह से प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर के नागरिक बहुत टॉप पे चल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, केरल का पुलिक्कली नृत्य देख लीजिए। केरल का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ओणम, 2 सितंबर को उसका समापन हुआ है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर है। याद रखिए, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर मानी जाती है, तो केरल की जो सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में यह पुलिक्कली यानी बाघ नृत्य होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो और कमल हासन अभिनीत अप्पू राजा फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें गीत है आया है राजा, उसमें इस नृत्य की झलक दिख सकती है। ओणम के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह रंग कर पारंपरिक ढोल वाद्य यंत्र वहाँ के तकिल, उडक और चेंडा उसकी लय पर नृत्य करते हैं। इसमें बाघ और शिकारी दोनों का स्वांग किया जाता है। इसके लिए कलाकार शरीर पर ऑयल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 200 साल पहले राम वर्मा नवम ने पुलिक्कली को प्रोत्साहन दिया था। यह राम वर्मा नवम कोचिन साम्राज्य के शासक हैं। उन्हें सखथान थम्पुरन के रूप में जाना जाता है और राम वर्मा नवम यानी सखथान थम्पुरन को ही त्रिशूर शहर का वास्तुकार और त्रिशूरपुरम पर्व का प्रवर्तक माना जाता है। ओणम केरल का कृषि पर्व है।
मलयालम जो कैलेंडर होता है उसका जो पहला महीना है चिंगम, उससे शुरू होता है। इसे राज्य का पारंपरिक नव वर्ष भी कहा जाता है। किसे? ओणम को। 12 दिन तक चलता है यह उत्सव। असुर राज यानी राक्षसों के राजा महाबली के पुनः घर आगमन का प्रतीक है। इस अवसर पर केले के पत्ते पर 26 पकवानों वाली जो थाली है, सधा थाली, विशिष्ट क्रम में खास ढंग से परोसी जाती है। अब इस नृत्य से संबंधित चित्र देखिए, आपके जिस तरह से वो कलाकार अपने आप को सजाते हैं ना, बाघ के रूप में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेस। यह ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा भारत के किसान सीधे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो फूड इंडस्ट्री है उससे सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, तो सीधे बेच पाएंगे और सीधे भुगतान प्राप्त कर पाएंगे। अभी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मृत्यु है उसकी जांच चल रही है और उसमें एक ड्रग लिंक भी सामने आया है। तो जो ड्रग एंगल आया है उसमें एक लिबरियम, उस एक केमिकल का नाम आया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह लिबरियम एंजाइटी व तेजी से शराब छुड़वाने के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, हांगकांग को ब्रिटेन ने स्वायत्तता संबंधी शर्तों पर चाइना को सौंपा था। अभी वहां पर चाइना का इंटरफेयर बढ़ रहा है, तो इस कारण अमेरिका और चीन में इस इशू पर भी विवाद है। तो इस रेफरेंस में एक जो फैक्ट आया वो आपके सामने रख रहा हूं कि हांगकांग की आबादी 75 लाख है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह 1945 तक चला था। 1929 से 1933 तक वैश्विक आर्थिक महामंदी का भयंकर दौर चला था। आपको पता हो तो उसके बाद 2008 में आर्थिक मंदी शुरू हुई थी और वर्तमान में भी 2020 में कोरोना के प्रकोप से वही स्थितियां चल रही है। हिटलर का प्रचार मंत्री था, यह आपको पता होना चाहिए, गोबल्स। उसने कहा था कि एक झूठ को 100 बार कहने पर अवाम को वह सच लगने लगता है। फिर देख लीजिए, कई बार ऐसे कोटेशन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसमें अमेरिका का धन खर्च हुआ। इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने नीतियां बनाई, लेकिन युद्ध में सबसे ज्यादा संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। लेकिन निर्णायक भूमिका किसकी रही? पोलैंड की। पोलैंड एक छोटा सा देश था। हिटलर को क्या लगा कि मैं हफ्ते भर में इसको हरा दूंगा और हमारी फौज रूस में बढ़कर उसे रूस को जीत लेगी। परंतु पोलैंड के नागरिकों ने हर गली मोहल्ले में युद्ध करके जो 1 सप्ताह लग रहा था, उस युद्ध को 11 सप्ताह तक खींच लिया। अब हिटलर की सेना रशिया पर आक्रमण करने में देर हो गई और भयंकर सर्दी में रूस में वो सेना फंस गई। और यही चीज मतलब हिटलर की सेना रूस में फंस गई। यही चीज हिटलर की हार का कारण बनी। यहाँ पर देखिए कि लोगों में कितनी मेच्योरिटी है कि इंग्लैंड के जो नागरिक है, युद्ध के समय में तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की प्रशंसा की, पर जैसे ही युद्ध हुआ उसके बाद जो चुनाव हुआ तो विंस्टन चर्चिल को हरा करके उदारवादी जो पार्टी है क्लीमेंट एटली को जिताया। और क्लीमेंट एटली ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर हम जीतते हैं तो भारत को उपनिवेश से हम मुक्त कर देंगे। विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते थे। यहाँ पर हिटलर पर वापस लौट रहे हैं कि हिटलर ने इवा ब्राउन, उनसे प्रेम विवाह किया था और आत्महत्या करने के थोड़े समय पहले ही करा। जब उनको पता चला कि अब हारने ही वाले हैं, मरने ही वाले हैं, तो दोनों ने साथ में आत्महत्या की थी एक द्वीप में। आजकल ऑनलाइन खरीदी काफी हो रही है, तो उससे रिलेटेड एक सावधानी संबंधी एक पॉइंट आया है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP पीछे एस लग रहा है। तो उन्होंने बताया वेबसाइट के एड्रेस में पीछे एस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एस का मतलब क्या है? सिक्योरिटी की गारंटी। जिन वेबसाइट में HTTPS होता है वो ठग नहीं है। तो जब भी आप ऑनलाइन खरीद करें और स्पेशली जब आप पहले से भुगतान कर रहे हो तो उसके एड्रेस में HTTPS जरूर देख लें। साथियों,
कंपटीशन एग्जाम्स में 40% के लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। कोशिश कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप तक हर पॉइंट जिस पर क्वेश्चन बन सके वो पहुंचाएं। आप पूरी तन्मयता से पढ़ें, इन्हें नोट कर लीजिए और पूरी मेहनत करिए, ताकि आपकी मेहनत की सार्थकता और हमारी मेहनत की सार्थकता वो तभी है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।